से सीख लेना मेरे से, एक दिन आए थे ना ऐसे, एक दिन मेरे पास आके वो सीख लेना तुम मेरे से प्रणय। ठीक है सर। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट को हमें समझना है तो दो पार्ट्स में समझना है। एक पार्ट है हमारा इक्वल साइज, और दूसरा पार्ट समझना है इक्वल शेप्स। ठीक है, एक तो देखना उसकी साइज इक्वल है और शेप्स इक्वल है। जैसे मैंने एक ग्लास लिए, दो प्लास्टिक के ग्लास लिए। हेलो सर। हाँ बेटा, मंथन बोलो। अरे सर आप थोड़ा कैमरा पास में लेके जाओ ना। बेटा पास में ले जाएंगे फिर दिखेगा नहीं बेटा, फिर बोर्ड पूरा आता नहीं है, एकदम बोर्ड छिप जाता है। देखो फिर थोड़ा सा कर देते लेकिन फिर बोर्ड छिप जाता है बेटा, पूरा नहीं दिखेगा। कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो इक्वल साइज इक्वल शेप होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक एंगल्स ले रहा हूँ, दो एंगल्स ले रहा हूँ, तो आपको अगर इसको कॉन्ग्रुएंट देखना है तो इसका डिग्री मेजर देख लेना कि अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको दो लाइन सेगमेंट है उनको कॉन्ग्रुएंट देखना है तो उनकी लेंथ चेक करो। जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट चेक करने के लिए आपको इक्वल साइज और इक्वल शेप देखना। शेप में कैसे देखना है, लाइन सेगमेंट है, एंगल्स हैं, फिर उसकी साइज देखने के लिए इसमें एंगल्स चेक करना है, इसमें इसकी लेंथ चेक करना है। फिर जैसे आपको कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये एस, एस का मतलब होता है शेप, शेप इसका ये रहा, और इक्वल का मतलब है साइज इक्वल। तो इक्वल शेप इक्वल साइज, ये कॉन्ग्रुएंट का है। फिर हम लोग सीपीसीटी का यूज करेंगे, सीपीसीटी। इसका मतलब होता है, सी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग, पी का मतलब है पार्ट्स, सी का मतलब है कॉन्ग्रुएंट, और टी का मतलब है ट्रायंगल्स, और ई का मतलब इक्वल। जो बचे हुए पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है बचे हुए पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाते हैं। अब हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स का मतलब होता है 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो 3 एंगल और 3 साइड्स मिला के 6 पार्ट्स। और जब भी हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्रायंगल्स को, क्योंकि हमारे ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो हमें 3 पार्ट्स देखने होते हैं। एक देखना होता है साइड साइड साइड, ये हो गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। या आपने देखा साइड साइड और बीच में एंगल जो आ रहा है वो इक्वल है। सर ये लास्ट टाइम 7th में पढ़ा था, 8th में तो गायब ही हो गया था। हाँ मालूम है, मैंने दिया नहीं इसलिए वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर है एंगल, साइड एंगल होना चाहिए, या एंगल एंगल साइड हो तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, या एंगल के बीच में साइड आए या एंगल के बाद साइड आए तो भी चलेगा। और लास्ट है इसका आर एच एस। अगर आपका राइट ट्रायंगल है तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये हमारे 5 रूल्स हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने। तो देखो सब में देखोगे तीन पार्ट्स आ रहे हैं, या तो 3 साइड आ रही है, या 2 साइड एक एंगल आ रहा है, 2 एंगल एक साइड आ रही है, या 2 एंगल एक साइड, या आरएचएस। एक चीज बिल्कुल याद रखना, 3 एंगल कभी साथ में नहीं आने चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। तो जो बचे हुए 3 पार्ट है, जो हमने जैसे 3 साइड लिया। हाँ बेटा, थर्ड और फोर्थ सेम नहीं है। देखो थर्ड में क्या है बेटा कि जो थर्ड पार्ट है उसमें साइड बीच में आ रही है, और फोर्थ वाले में साइड एंगल के बीच में नहीं, कहीं बाहर, मतलब कोई भी साइड हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों एक जैसे ही हैं। आप कभी एंगल साइड एंगल भी ले सकते हो, या एंगल एंगल साइड भी ले सकते हो। देखो ये वाला कोई रूल नहीं है, एस एस ए कोई रूल नहीं है। 2 साइड एंगल, एंगल हमेशा साइड के बीच में आना चाहिए। लेकिन जब 2 एंगल आते हैं तो साइड बाद में भी आएगी तो चलेगी, बीच में भी आए चलेगी, और साइड बाद में भी आए चलेगी। तो ये रूल एप्लीकेबल है, एएएस। लेकिन एस एस ए कोई रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 साइड और बाद में एंगल आ रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है।
तो हमारे पास ये 5 रूल हैं जिससे हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में किया था। तो जैसे अभी प्रिंदा ने बताया 8th में आए नहीं, इसलिए थोड़ी चीज फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें एक ही थ्योरम आ रहा है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, उस थ्योरम को मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट का सिंबल मैंने बता दिया क्या कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल शेप इक्वल साइज, इसलिए इक्वल शेप इक्वल साइज ये सिंबल रहता है। अब जैसे सबसे पहला थ्योरम है जो आपको लर्न रखना है, और मैंने वर्कशीट में भी वो पहले भेजा है, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन, बस मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं 4th चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ। देखो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, आपको क्या बोला, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी आपके दो एंगल इक्वल्स है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो ये गिवन है आपको एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो आपको क्या प्रूव करना है कि इसके अपोजिट में साइड ए बी आ रहा है और इसके अपोजिट में ए सी, ये दोनों इक्वल है। तो आपको गिवन में लिखना है, पहले क्या गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी एंड सी आर, ये बस इतना गिवन है। टू प्रूफ में आपको क्या करना है बेटा, टू प्रूफ में करना है कि बी के अपोजिट एसी साइड आ रही है इक्वल टू, और सी के अपोजिट एबी साइड आ रही है, वो दोनों साइड इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारे हाथ में होता है, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। यहां से एक हम अल्टीट्यूड बना दें, अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, तो हमने एडी या लिखा है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। क्लियर हो गया? इसके बाद हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हमें ये साइड और ये साइड को इक्वल करना है, तो ये दोनों ट्राइंगल है ना, जो दो ट्राइंगल आपके बनी एटीट्यूड से, एडीबी एडीसी को कंपेयर करना है। तो हम प्रूफ में लिखेंगे ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास है। एक आपको पता है 90 डिग्री दिया हुआ है, ट्राइंगल डी इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू डी, 90 डिग्री हमारा ये कंस्ट्रक्शन किया है। दूसरा एंगल बी हमको दिया है कि एंगल बी नहीं समझ आया, हमने लिखा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमको गिवन है। तीसरा हमको लिखा है, आपको बता सकते तीसरा पार्ट देखो, एडी साइड है वो इस दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, हाफ ऑफ एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, एडी इक्वल टू एडी लिखेंगे बस, क्योंकि एडी साइड कॉमन आ रही दोनों में, एडी इक्वल टू एडी, यहाँ लिखा कॉमन साइड। रीजन डालना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपके मार्क्स इसीलिए चले जाते हैं, आप रीजनिंग नहीं डालते। हाँ सर, यहाँ पे तो वो ए एस हो गया ना, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड आ गया। मैं बोला था 5 रूल में एक रूल, एंगल, देखो ये एंगल आया हमने यूज किया, फिर 90 डिग्री वाला एंगल, फिर हमने ये वाली साइड यूज की। तो एंगल के बीच वाली साइड हमने यूज नहीं की क्योंकि दिया नहीं है, इसलिए एंगल साइड से ये ट्रायंगल, तो हमने लिखा बाय एंगल साइड ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू, अब अरेंज करना है। देखो अरेंजमेंट डी के साथ डी को अरेंज करना है, डी मिडल में है तो आपको मिडल में डी लिखना है, फिर बी के साथ सी लिखना है, तो बी थर्ड प्लेस में तो सी को थर्ड प्लेस में, और बच गया क्या पार्ट, तो बच गया हमारा ए सी बी, आगे ए बच गया तो ए को फर्स्ट प्लेस में डालना है, तो एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, और हमको प्रूव क्या करना था, एसी। देखो इसका जो एसी है इसके किसके इक्वल हो रहा है, एबी के, यहाँ AC इक्वल टू AB, रीजन डालेंगे CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को?
हेलो बच्चों, सर, देखो सारे पॉइंट देख लो। यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट है बेटा आप इसका पूछ लो मेरे। रानी आपको आया बेटा समझ में? यस सर। कोई भी पॉइंट है बेटा देख लो, आपको जो क्लियर नहीं है आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो। हाँ, कभी एग्जाम में बोले साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कभी आपको आप साइड्स इक्वल दी हुई है, अब एंगल इक्वल करने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में, या साइड की जगह एंगल लिखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स या साइड्स लिखा है तो कैसे करना है? उस समय सिर्फ कंडीशन बदल जाएगी। आपको जो साइड AC AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि AB के अपोजिट में एंगल C आ रहा है और AC के अपोजिट में एंगल B, इसको इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन सेम रखना है पर अल्टीट्यूड बना दिया। इसका इसको कंपेयर किया, ABD और ACD ट्रायंगल में इसमें एंगल D इक्वल टू D 90 आ गया। दूसरा AB इक्वल टू AC गिवन है आपको, तो यहाँ हमने लिखा AB इक्वल टू AC हमको गिवन है। तीसरा AD कॉमन साइड। आप लोग बता सकते हो इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया है? कौन बता सकता है ये दोनों को कॉम्प्लीट करने में? साइड एंगल साइड नहीं, जो ध्यान से SSA राइट एंगल यूज हुआ क्योंकि राइट एंगल आया, फिर हाइपोटेन्यूज यूज हुआ, फिर एक साइड यूज हुई, तो इसमें आगे हमारा रूल RHS। वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या कर RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से हमें प्रूव करना था एंगल C, तो यहाँ देखो जो एंगल C है वो एंगल B के इक्वल आ रहा है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल B। ये फिर उल्टा वाला भी प्रूव कर दिया। अगर आपको एंगल इक्वल करना है तो ये वाला मेथड, और साइड इक्वल करना है तो वो जो हमने पहले किया था। बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, तो अभी आप लोगों को जो मैं वर्कशीट भेजूंगा ना उसमें, हाँ बोलो, किसी को डाउट है बोल दो, मैं आपको हेल्प करूंगा। मंथन पूछना है बेटा आपको? हेलो मंथन, कुछ पूछना बेटा बोल दो। आप लोग ना, अच्छा सर मेरे को कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं आया समझ में? नो सर। क्या चीज सर समझ? मैंने आपको बोला था जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब। नहीं, एक बात बताओ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो बेटा आपने 7th में भी सीखा है, अभी तो उसको सिर्फ यूज करना है। आपने क्या पॉइंट नहीं आया मेरे को बताओगे तो? आपको यहाँ क्वेश्चन क्या था? ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आपने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट्स देखने होते हैं। पहले देखो AD कॉमन आ रहा है, जो दिख रहा है वो लिखना है। फिर लिखा है कि इसमें AB साइड AC की इक्वल, ये गिवन है आपको, और ये 90 गिवन है, तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और फिर उसके बाद एंगल जो B है वो C के करस्पॉन्डिंग है, तो B इक्वल टू C CPCT से हो गया, जो हमें प्रूफ करके दिखाना था। कुछ है नहीं। हमको तो AB is equal to AC प्रूफ करना था। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में AB इक्वल टू AC था, अब इस वाले क्वेश्चन में एंगल C इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है। एंगल अपोजिट वाला मैंने क्वेश्चन बदल दिया। ये अभी आप लोगों को मैं दूंगा एक वर्कशीट, वो आप लोग बाद में ट्राई करके मेरे को दिखाएंगे, और मैं आप लोगों को 4th चैप्टर का रिवीजन करा देता हूँ एक बार। मंथन आपका भी 4th चैप्टर बाकी था ना, आप देख लो। धर्मराज आपको आ रहा है बेटा समझ में? हेलो धर्मराज, धर्मराज आपका माइक ऑफ, क्या आप सुन पा रहे हो मेरी बात? धर्मराज, धर्मराज आपका कैमरा ऑन करो। मेरे को लगता है आप कैमरा सबके ऑन करने पड़ेंगे। आप लोग कैमरा नहीं रखते ना तो पता नहीं चलता आप हैं भी कि इधर उधर घूम रहे हैं। धर्मराज आपका कैमरा ऑन करो बेटा, दिखाओ आप प्रेजेंट हो कि एब्सेंट हो। हेलो धर्मराज, क्या हुआ धर्मराज, कैमरा ऑन नहीं है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? मेरे को नेक्स्ट, धर्मराज आपका कैमरा ऑन करो बेटा, मेरे को देखना है आपको कि आप हो भी कि नहीं। सर आ गया समझ में। नहीं वो बात नहीं, आने की बात नहीं हो बेटा, आप बोल भी नहीं रहे हो, पता नहीं हो भी कि नहीं। सर वो नेट प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। बेटा बताया करो ना जो भी प्रॉब्लम। देखो मंथन को नहीं आया, मैंने पूछा तो उसने बोला नहीं आया, और इतनी देर से मैं पूछ रहा सबसे कि जिसको नहीं आया पूछो, तो कोई आवाज नहीं दे रहा है।
जब धर्म उसे बोला तो बोलता सर नहीं समझ में आया, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, बोल भी नहीं रहा है वो। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया मेरे को बोल दो तेजस, किसी को भी नहीं आया तेजस, आपको आया बेटा समझ में? यस सर। देखो जिसको नहीं आया बेटा बोल दो साफ साफ, मैं बुक के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो वो एग्जाम में आने वाले, बाकी मैं कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा रहा हूँ। चलो अभी मैं आप लोगों को 4 चैप्टर का रिवीजन करा देता हूँ। ध्यान से देखना, 4 चैप्टर बहुत इजी है, इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने के हैं। देखो 4 चैप्टर का सबसे पहले यहां पर हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस b5 प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है वो एक पॉइंट हम समझते हैं। लीनियर का मतलब है कि जो वेरिएबल हम यूज करें x और y, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं। और लीनियर का मतलब ये हुआ, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू 2 वेरिएबल, यानी 2 अननोन वेरिएबल है हमारे। जैसे ये अननोन वेरिएबल क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं एक आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ कि आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हैं वो टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। अब गर्ल्स कितनी है बॉयज कितने वो आपको पता नहीं है, तो गर्ल्स को आपने x माना, नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज y, इन दोनों को प्लस करने से आपके पास 40 है। ये जो वेरिएबल है x और y वो आपके गर्ल्स और बॉयज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये अननोन टर्म्स हैं, वो आपको दिया होगा। जैसे दूसरा वेरिएबल आपको बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर आपको दिया है 40, तो 2 डिजिट नंबर क्या है वो देखना हमें। जैसे 10th प्लेस में आपको पता है 1st प्लेस में 2 डिजिट होती है, 10th प्लेस में x, 1st प्लेस में y। 10th प्लेस में होता है उसको हम 10 से इंटू करते हैं तो 10x हो जाता है, 1st प्लेस में 1। तो ये आपका 2 डिजिट नंबर जो कि आपको मैंने 40 दिया हुआ है, तो ये हुआ 10x प्लस y इक्वल टू 40। ये आपका वेरिएबल बन गया। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। x और y क्या वो हमें पता ही नहीं है कि 10th प्लेस में कौन सी डिजिट आ रही है, 1st प्लेस में कौन सी डिजिट आ रही है। अब देखो ये 2 वेरिएबल्स हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो ग्राफ के ऊपर है। ग्राफ में हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग जो फिजिक्स चैप्टर है वो एक्चुअली मैथ से रिलेटेड होता है। तो हम लोग जब चलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं। और लास्ट टाइम भी आपने ग्राफ देखा था, तो ग्राफ में टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है जैसे टाइम बीतता है। तो ये जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब LINEAR, लाइन ग्राफ, यानी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता दें। जब भी हम ये पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 7 दिया, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। आपको सबको राइट हैंड साइड में लेकर आना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पूरा 0 कर देना है। अब आपको इसमें से क्या ढूंढना है, a b c। a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, ax प्लस b5 प्लस c इक्वल टू 0। एग्जाम में पूछते हैं एबीसी आपको क्या है लीनियर इक्वेशन की, तो a क्या है, x का कोएफिशिएंट। या x को हटा दे तो a आ रहा है आपका 4, y को हटा दे तो b आ रहा है आपका 5, और जो बच गया वो c है। c को कहते हैं कांस्टेंट, मतलब जिसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। देखो इन दोनों में वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो a4 b5 और c आपका -7 आ गया। इसी ढंग से जैसे आपको दिया है 7x -8 इक्वल टू 0, तो आपने देखा 7x y वाला टर्म नहीं है तो उसको आपने 0y लिख दिया, मतलब नहीं हो तो उसको 0y लिखकर, मतलब 0 का मतलब ये पूरा 0 है, 0y -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a आ रहा है 7,
B आ रहा है 0, C आ रहा है -8। तो ये ABC, पहले कोई भी इक्वेशन हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखो, उसमें से A B C आपको ढूंढना होता है। तो A आपका 7, B आपका 0, C आपका -8 है। जैसे आपको यहाँ दिया है y = -3, तो आप पहले क्या लिखेंगे, y + 3 सर उससे क्या होता है? C होता है कांस्टेंट नंबर जिसमें x y यूज नहीं होता, लास्ट नंबर कांस्टेंट होता है। जैसे नो सर, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमारा ग्राफ बनता है। हम जब भी इसमें वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी। उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमारे बारे में हमारा नेचर पता चलता है। मैं आपको बताऊंगा ग्राफ बता के कि कैसे हम उससे क्या चीज फाइंड कर रहे हैं। अभी पहले हम समझेंगे एबीसी क्या है। तो ये y, अभी हमारे पास क्वेश्चन y = -3, तो y + 3 = 0, x नहीं है तो उसको 0x करके आप उसको आगे लिख देंगे, तो जिससे a का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा, b का वैल्यू 1 मिल जाएगा, c का वैल्यू 3, तो आपको a b c के तीनों की वैल्यूज पता चल जाएगी। तो ये हो गया एबीसी ढूंढने का। अब आता है सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आ गया बच्चों? मैं क्वेश्चन, ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यूज। जैसे आपने यहाँ लिखा 3x + 4y - 7 = 0, तो आपको ये पुट करना है कि x y में क्या पुट करें जिससे पूरा आंसर 0 हो जाए। तो वो बोलते हैं x और y की जो वैल्यूज है वो सॉल्यूशन है। अब बता सकते हो इस लाइन में कितने सॉल्यूशन है, x और y की कितनी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं? सर 1 1। इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता है ये जो लाइन, ये जो ग्राफ है वो एक्चुअली लाइन का ग्राफ है, और जो x और y है इसके पॉइंट्स हैं। इस लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए इसकी जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स ढूंढ सकते हो। जैसे एक पॉइंट मैं आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या 1 और 1 इसका सॉल्यूशन है? क्या 1 1 पुट करने से इसका आंसर 0 आ रहा है? तो आपने क्या किया, यहाँ पुट करके देखा, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखा, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यस सर। 1 पुट किया, y में 1 पुट किया और देखा 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 -7, 7 -7 0, जो कि राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है। इसका मतलब आपने परफेक्ट आंसर निकाला है। अब हम दूसरा पॉइंट ऐसे दूसरा में चेक करेंगे ये है कि नहीं। तो हमने एक दूसरा पॉइंट लिया कि हमने लिया ये पॉइंट लिया हमने 7/3 0, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा 3x के लिए 7/3 पुट कर दिया, +4 y के लिए 0 -7, 3 3 कैंसिल, 7 4 0 0 -7, 7 -7 0, राइट हैंड साइड में मैच हो गया। देयरफॉर 7 3, 0 इसका सॉल्यूशन है। यानी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उस इस ग्राफ के अंदर वो पॉइंट आ रहा है। अगर हम ये लाइन इसका ड्रॉ करें तो वो लाइन इस पॉइंट से पास होते हुए जाएगी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी पास तो होगी। अगर हम 2 और 3 और 2/3 और 0 ले तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे आपने यहाँ लिखा 2/3, 1/4 क्या इसका सॉल्यूशन है? तो x में आपको 2/3 पुट करना, y में 1/4, और देखो इस पूरे का आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने नहीं आ रहा है सर। 3x, देख लेते हैं क्या आ रहा है। 3x में 2/3 पुट किया, y में हमने सर बहुत साइड में है, दिख नहीं रहा। साइड में आ गया, चलो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखा फिर -4 = 0 आएगा। हाँ देख लेते हैं बेटा, हम मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं क्या आएगा। 1/4 -7, 3 3 कैंसिल, 2 4 4 कैंसिल, 1 3 3 -7 -4 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। देयरफॉर 2/3 1/4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा मतलब
इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन में हमें ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं। वो पहले तो मैंने आपको एबीसी ढूंढना बताया, दूसरा मैंने आपको बताया सॉल्यूशन चेक करना है कैसे, तीसरा मैं बताता हूं अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू कैसे ढूंढना है। तो मैं यहां बता देता हूं, देखो आपको ये दिया हुआ है 4,5 is solution of x minus y equal to k। तो व्हाट्स मतलब 4, 5 इसका सॉल्यूशन है तो k का सर वैल्यू रिजल्ट होना है। हाँ बेटा, रिजॉइन होने की जरूरत नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ा दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपने x के लिए, देखो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। x के लिए आपने 4 पुट किया, y के लिए 5 इक्वल टू k आ गया सॉल्यूशन में। 4 - 5 - 1 इक्वल टू k, तो k का आंसर -1 आ गया, ये k का वैल्यू आ गया अगर वो उसका सॉल्यूशन है। दूसरा हम लेते हैं सेकंड पार्ट, आपको दिया है 3,2 is solution of kx plus 4y equal to 10। तो आपको x की k की वैल्यू ढूंढनी है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k। तो आपने सॉल्यूशन लिखा k, x के लिए आपने 3 पुट कर दिया, y के लिए 2 इक्वल टू 10, 3k 4 2 जा 8 इक्वल टू 10, 3k इज इक्वल टू 10 minus 8, 3/2 वैल्यू आएगा। 3k is 3/2। हाँ 3k is equal to 2 आ गया और k का वैल्यू 2/3, ये k का वैल्यू। सॉल्यूशन का मतलब ये आ गया। तो आप लोगों को सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ए बी सी। Yes, sir. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में करीब ऐसे ही क्वेश्चन है, इसका आपको ढूंढना है। अब मैं आपको सॉल्यूशन ढूंढना बताऊं कैसे, आपको एग्जाम में बोलते हैं इसका सॉल्यूशन ढूंढने, 2-3 सॉल्यूशन ढूंढने। तो मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं। देखो जैसे आपको एक इक्वेशन के सॉल्यूशन का फायदा क्या है, उससे आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। जैसे आपको एक इक्वेशन दी है x plus y equal to 8, इसके 4 सॉल्यूशन ढूंढने हैं। 4 सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाया आपने, यहां x लिखा और नीचे y लिखा। अब आपको x में अपनी मर्जी के पॉइंट डाल देना है। जैसे आपने x में 0 डाल दिया सर कभी 1 डाल दो, कभी 2 डाल दो, कभी 3, कुछ भी आपने पॉइंट पुट किया, उससे वैल्यू क्या है। जैसे x में 0 डाला तो 0 प्लस y, तो y बचा, y इक्वल टू 8 आ गया। फिर आपने यहाँ 1 देखो, x में 1 डाला, 1 प्लस y इज 8, तो y का वैल्यू 8 माइनस 1, y का वैल्यू 7 आ गया। x में आपने 2 डाल दिया, x की जगह 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू 8 माइनस 2 6 आ गया। फिर x के लिए आपने 3 डाला, 3 प्लस y इज इक्वल टू 8, y का वैल्यू 8 माइनस 3, y का वैल्यू 5 आ गया। तो ऐसे आप जितने मर्जी सॉल्यूशन, जितने मर्जी x में वैल्यू डालो, उतनी ही मर्जी आपके y के वैल्यूज आए। तो आज का बेटा हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, आज मैं वर्कशीट जो हाँ बोलो बेटा राहुल। अब जैसे x और y की हमारे पास जो वैल्यू है, अब उसको हम लोग ग्राफ के अंदर क्वाड्रेंट 1 के अंदर पुट किया सर, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो लाइन पूरा का पूरा सर स्ट्रेट ही जाएगा ना। हमेशा अगर स्ट्रेट नहीं जा रहा है तो हमने ये पॉइंट्स गलत डाले, गलत है, लेकिन वो Yes, sir. सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम मैं ग्राफ पेपर में सिखाऊंगा। आज तो सिर्फ मैंने आपको सॉल्यूशन ढूंढना बताया, नेक्स्ट टाइम ग्राफ में प्लॉट करके चैप्टर खत्म कर दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। ठीक है सर। सर एक बार इसकी भी वर्कशीट भेज देना कोई एक। हाँ इसकी मैं वर्कशीट बना के आपको भेजूंगा। इससे पहले आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मैंने भेजा है वो 10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो करना है। और जो आज मैंने 4 चैप्टर